साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला, आप सबका बेहद स्वागत है। साथियों आज एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं और वो भी सिर्फ एक दिन बाद। एक दिन किसके बाद? 4 जून को आप सब जानते हैं कि मतगणना हुई और एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचते पहुंचते दोनों पार्टियां रुक गईं। बहरहाल गवर्नमेंट तो बनी जाएगी, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ेगा नौकरियों पर, और खास करके जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का सपना देख रहे हैं, या वो आगे चल के अध्यापक बनने के लिए सोच रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए क्या संभावनाएं हैं और अभी हमें किस चीज को टारगेट करके तैयारी करनी चाहिए। खास करके उन छात्रों के लिए वीडियो है जो लोग पीजी अपेयरिंग में है, यानी कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन उनका पूरा नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए है जो इस बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं या सीटेट पास नहीं है, या उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग बीएड कर रहे हैं, जिनका लास्ट सेमेस्टर है, या जो बीएड पूर्ण कर चुके हैं, अभी अभी रिजल्ट हाल में आने वाला है। कुल मिलाकर हमें एक नौकरी लेनी है, वो भी टीचिंग जॉब्स। और टीचिंग जॉब कहां लेनी है? पूरे भारत भर में कहीं मिल जाए। स्टेट पर बात करने वाले आज हम नहीं हैं। आज हमारा मुद्दा है केंद्र में हमें अगर अध्यापक बनना है तो कौन कौन से ऑप्शन हैं। अगर हम अपेयरिंग में है तो अभी से हम किस चीज की तैयारी शुरू करें, और कौन से फॉर्म आने वाले हैं, और ये फॉर्म आने के बाद इनकी परीक्षाएं कब होंगी, और क्या हमारी स्ट्रेटजी और क्या योजना होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो 6 बजे का लगा था, लेकिन थोड़ी सी समस्या के कारण इसका समय बढ़ा दिया गया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे से वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ये है कि जो लोग पीजी कर रहे हैं, यानी कि एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, कोई भी अनुशासन से वेरिएंट से अगर आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के अपेयरिंग में है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि सेंट्रल में कोई भी नौकरी आपको बिना बीएड के मिलने वाली नहीं है। अगर आप सेंट्रल की जॉब चाहते हैं तो आप बीएड कर लीजिए। अदर स्टेट में भी यूपी को छोड़ दें तो लगभग सभी स्टेट में पीजी के साथ बीएड अनिवार्य है अगर आप पीजीटी की नौकरी चाहते हैं तो। लेकिन आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति के तहत एनईपी 2020 के तहत आपको मौका तभी मिलेगा जब आप पीजी प्लस बीएड होंगे। तो साथियों अब बिना बीएड के काम आपका चलने वाला नहीं है, तो पीजी प्लस बीएड आपका होना ही होना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कोई सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बीएड कर डालिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अब अगर मान लीजिए बीएड करने का समय नहीं है रिसेंट में, तो जीआईसी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी जिसमें आपको बीएड से छूट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2024 के लास्ट में या 2025 में एक बार सीटें आएंगी, ठीक है। उसमें भी आपको एक बार मौका मिल सकता है कि बिना बीएड वालों को मौका मिल जाए, लेकिन यह अंतिम मौका होगा, ठीक है। अंतिम मौका आपको थंबनेल पे मैंने देखा था, लिखा है कि अंतिम मौका होगा, इसके बाद बिना बीएड वालों को कहीं भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो पीजी वाले एक तो ये देख लें, दूसरा वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी देख लें कि उनका कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी में बात कर रहे हैं तो वहां कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हिंदी है तो उसमें होगा कि संस्कृत ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। ऐसे साइंस स्ट्रीम में भी कुछ विषय हैं जिसमें कॉम्बिनेशन की आपको आवश्यकता है, लेकिन सेंट्रल में ज्यादातर जगहों पर यह समस्या नहीं है। कॉम्बिनेशन की आवश्यकता आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए नहीं पड़ती है, और अदर स्टेट में भी यह प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने पीजी पूर्ण कर लिया है या आपने पहले बीएड पूर्ण कर लिया है, पीजी बाद में कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में हो तो पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए, तब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस किस चीज में आप जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पीजी और बीएड, अब मान लीजिए जो लोग बीएड अपेयरिंग में हैं, उन सब के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लगभग आपकी जुलाई महीने से भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई से भर्तियां आनी शुरू होंगी और ये सितंबर तक आपकी भर्तियां आएंगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जुलाई से सितंबर
महीने तक कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी? सबसे पहले आपको एनवीएस की वैकेंसी मिलेगी, नवोदय विद्यालय संगठन की भर्ती मिलेगी। तो नवोदय विद्यालय संगठन की जो भर्ती है, इस भर्ती में आपको क्या फायदा मिलेगा कि अगर आप अभी अपेयरिंग में हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है कि आपका बीएड का भी रिजल्ट आ जाएगा और सीटेट का हो सकता है कि रिजल्ट सीटेट का भी आ जाए, तो आप फॉर्म भर पाएंगे एनवीएस का भी। तो एक पहली अपॉर्चुनिटी है जो लोग अभी अपेयरिंग में है बीएड के या सीटेट के। एनवीएस में दो कोर्सेज हैं आपके लिए, एक तो टीजीटी का है, दूसरा पीजीटी का है। तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए संभावनाएं आपके लिए खुली हुई हैं। ठीक है, एक तो आपका ये क्लियर हो गया एनवीएस का। केवीएस की भी वैकेंसी इसके बाद आएगी। ठीक है, केवीएस की भी वैकेंसी आएगी और इसमें भी सेम प्रोसेस है, टीजीटी और पीजीटी का। तो अगर आप अभी सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं और इसके बाद आपकी एक वैकेंसी आएगी ईएमआरएस की। ईएमआरएस में भी आप जानते हैं कि दो वैकेंसी आती है, टीजीटी और पीजीटी की। तो सेंट्रल के 3 एग्जाम हैं और तीनों में आप तैयारी कर सकते हैं, तीनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अभी से उसका टारगेट कर लीजिए, लेकिन आप इसके साथ स्टेट के एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का सेंस क्या है कि इसमें थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है साथियों, उस समस्या की तरफ भी आपको लेके चलते हैं। दरअसल केवीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एनसीईआरटी पर कराता है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पर करवाता है। हम बेस्ड जैसा शब्द यहां पर यूज नहीं करेंगे, एनसीईआरटी का पेपर होता है यहां पर, ऐसा कह सकते हैं केवीएस पर। लेकिन जब हम एनवीएस की बात करते हैं और ईएमआरएस की बात करते हैं तो यह बेस्ड करवाता है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है। तो केवीएस से एनवीएस और ईएमआरएस डिफरेंट है। एनवीएस और ईएमआरएस लगभग सेम है। अब हमें जब तैयारी करनी है तो क्या ध्यान में रख के तैयारी करनी है कि तीनों एग्जाम की तैयारी हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, तीनों की तैयारी हम एक साथ करें, जिससे एक तैयारी में हम तीनों का पेपर दे सकें। अब अगर इसके साथ हम यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं या अदर स्टेट में देना चाहते हैं तो बिहार में थोड़ा बहुत तो फायदा मिल जा रहा है सेंट्रल वाले के साथ में, लेकिन यूपी में एकदम डिफरेंट है। यूपी में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम अलग है, आप सेंट्रल के साथ इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेंट्रल वाले एग्जाम के साथ आप जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो दोनों की तैयारी अलग अलग करनी पड़ेगी, ज्यादा समय देना पड़ेगा। आप समय बांट लेंगे कि भाई 6 घंटे मैं इस पे दूंगा, 4 घंटे इस पे दूंगा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मैं एक ही फॉर्मेट पे एक ही चीज पढ़ लूं और दोनों का काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप सबको एक चीज और यहां बताना है कि अगर आपका सीटेट अपेयरिंग है तो आप मन से सीटेट इस बार दीजिए और इस तरह दीजिए कि जैसे ये जीवन का आखिरी सीटेट है। अगर यह मान के आप सीटेट का एग्जाम देते हैं और पहले अटेम्प्ट में अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो मैं एकदम श्योर करता हूं आपको कि आपको सीटेट पास करते ही एक वैकेंसी मिल जाएगी इसी साल। जैसे ही बीएड आप इस बार पूर्ण करेंगे, पीजी अगर आपका पहले से है तो एक वैकेंसी आपको मिल जाएगी पहले से ही। देखिए होता यह है कि जिनका पहली बार पेपर होता है, जो पहली बार पेपर देते हैं, चाहे वो टीजीटी का दें, पीजीटी का दें, एनवीएस का दें, केवीएस का दें, ईएमआरएस का दें, उनकी सफलता की जो दर है वो 90% होती है। यानी कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार में सिलेक्ट हो सकते हैं या हो जाएंगे। और जब अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो पाए तो पूरी संभावना यह है साथियों कि 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकता है आप लगे रहें, सफलता न मिले। तो पहली बार में पूरी संभावना रहती है कि आप सफल हो सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी आप इस तरह से करिए, सीटेट अपेयरिंग में, बीएड अपेयरिंग में या पीजी अपेयरिंग में, कि तुरंत ही रिजल्ट के बाद आपको एक वैकेंसी मिलेगी और तुरंत ही आपको नौकरी भी मिल जाएगी, तुरंत ही फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, अगर आप अभी से टारगेट बना के तैयारी शुरू करते हैं तो तुरंत वैकेंसी मिलेगी, तुरंत आपको एग्जाम करवा लिया जाएगा। आप सेंट्रल का जानते हैं रूल कि वहां बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं जाता। केवीएस का फॉर्म आएगा,
एग्जाम करवा लेंगे, एनवीएस का फॉर्म आएगा एग्जाम करवा लेंगे, ईएमआरएस का फॉर्म आएगा एग्जाम करवा लेंगे और साल भर के अंदर पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। तो वो रेगुलेशन हो जाएगा। रेगुलेट इस तरह से हो रहा है कि हर साल वैकेंसी, हर साल एग्जाम, हर साल अध्याचन, सब कुछ फॉर्मेट पे चलता रहेगा। तो आपके सामने खुशखबरी यह है कि अब आपको किसी स्टेट के लिए बैठना नहीं पड़ेगा कि 2022 में फॉर्म भरे तो 24 तक इंतजार करते रहें। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 वैकेंसी मिल गई है जो हर साल एग्जाम करवाएगी, हर साल आपको नियुक्ति पत्र देगी। अब आपको किसी स्टेट के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी की बात करने का मतलब है कि फॉर्म तो कितने लोग भर रहे हैं, 14 लाख 18 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो सीरियस स्टूडेंट हैं और पहली बार में ही वो सफलता चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपके लिए एक बैच बना रहे हैं। आप चाहें तो खुद भी इसको अपने से भी पढ़ सकते हैं। यह बैच कैसा होना चाहिए, एनसीईआरटी पर होगा, ठीक है, एनसीईआरटी पर होगा और इसमें 3 चीजें कवर की जाएंगी। यानी कि आपको इसमें केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, चाहे आप हमारे यहां पढ़ें, किसी के यहां पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, तो आपको अगर इसी वर्ष नौकरी चाहिए और सेंट्रल में नौकरी चाहिए, और ये 100% है, सेंट्रल का रेगुलेट हो रहा है इस तरह से कि हर साल वैकेंसी आएगी, हर साल एग्जाम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक तैयारी में 3 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आप एक ही तैयारी में केवीएस करेंगे, एक में ही आप एनवीएस करेंगे और एक में ही आप ईएमआरएस की तैयारी करेंगे। मैंने आपको भी एक चीज के लिए आगाह किया कि जो केवीएस का एग्जाम है वो एनसीईआरटी पर होता है, बेस्ड नहीं होता है। बेस्ड का मतलब है कि उसमें कुछ बदल जाता है, लेकिन यहां पर वो 70% जो है वो एनसीईआरटी ही है और 30% केवीएस में बेस्ड होता है। एनवीएस में 100% बेस्ड होता है और ईएमआरएस में 100% बेस्ड होता है। बेस्ड का मतलब उसका एक बेस है। मान लीजिए जो एनसीईआरटी में 10 चैप्टर दिए गए हैं तो 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उनकी जो कठिनाई का स्तर होगा वो स्नातक या परास्नातक तक होगा, इस तरह से। लेकिन यहां पर केवीएस में जो एनसीईआरटी की बुक दी गई है, हूबहू क्वेश्चन आपको 70% मिलेंगे और 30% क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो ग्रेजुएशन और पीजी स्तर के होते हैं, लेकिन 70% तो सभी कर लेते हैं। आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई वो किसकी गई थी, केवीएस की गई थी। केवीएस की कट ऑफ ज्यादा गई, इतना हो हल्ला मच गया, सब लोग पेपर दे के आज बहुत खुश थे, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, सब बहुत प्रसन्न थे और सब ये कॉन्फिडेंट थे कि भाई मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन जब कट ऑफ आई, इतनी हाईएस्ट कट ऑफ आई केवीएस के इतिहास में कि सब दंग रह गए। उसके पीछे का कारण केवल एक था कि जो कट ऑफ आई वो इसलिए आई क्योंकि पेपर एनसीईआरटी पर आधारित था और 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी लोगों ने कर लिए। 30% जो क्वेश्चन थे जो बेस्ड थे, जो स्नातक और परास्नातक स्तर के थे, वो लोग नहीं कर पाए और वही लोग मेरिट से बाहर चले गए। यानी कि 70% वाले ने मेरिट को हाई कर दिया और उस 30% वाले ने आपका चयन नहीं होने दिया। 100 की सीधी एक बात है कि अगर आप अपेयरिंग में है, चाहे पीजी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो बीएड हो, तो आपको केवल एक सलाह है कि आप किसी स्टेट एग्जाम के भरोसे मत बैठिए, आप सेंट्रल एग्जाम को चूज करिए और 3 सेंट्रल एग्जाम आपके सामने हैं। वो केवीएस है, वो आपके पास एनवीएस है, वो आपके पास ईएमआरएस है। ये तीनों वैकेंसियां हर साल आएंगी, हर साल पेपर होगा और हर साल आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। लेकिन लोग इसको सीरियसली लेके नहीं पढ़ते हैं और जिसकी वजह से फॉर्म तो भरते हैं लेकिन चयन उनका नहीं हो पाता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि पहले प्रयास में आपका चयन हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम एक एनसीईआरटी बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें तीनों एग्जाम को एक साथ हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें जीएस भी होगा, केवीएस भी होगा, ईएमआरएस भी होगा और आपका एनवीएस भी होगा, तीनों होगा, ठीक है। तो इसकी विशेष व्याख्या के लिए मैं भरद्वाज सर को आमंत्रित करूंगा। बाकी आप
इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 95 92 37। तो मैं भारद्वाज सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आके बताएंगे कि पहले अटेम्प्ट में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो स्टेट को आपको भुलाना पड़ेगा, स्टेट का इंतजार आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सेंट्रल के भरोसे थोड़ा सा रहिए और सेम ईयर में एक ही साल में 3-3 परीक्षाओं की तैयारी करके आप उसमें चयन ले सकते हैं, फिर बाद में अपने स्टेट में आते रहिए, आपको कौन रोक रहा है। तो बीएम भारद्वाज सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैथमेटिक्स का भी होगा। हाँ भाई, मैथमेटिक्स का ही मैं बताने आया हूँ। सर ने जनरल तो बता दिया, मैं मैथ्स की ही बात करूँगा। तो देखिए, बेरोजगारी एक हमारे समय में बहुत बड़ा मुद्दा है ही, जिसका कि असर आपको कल रिजल्ट में भी देखने को मिला। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और यही एक विषय था जिस वजह से ये दशा हुई है। तो इस बार लेकिन यह है कुछ सुधार होने की गुंजाइश लग रही है। जैसा कि आपको 10-15 दिन पहले ही एनवीएस के बारे में आपको बताया गया था कि एनवीएस ने एक प्रोग्राम जारी कर दिया है कि हर साल जुलाई में एग्जाम होगा आपका, ठीक, जुलाई में फॉर्म निकलेगा, सितंबर में परीक्षा होगी, अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट निकलेगा और नवंबर में इंटरव्यू होगा और नॉन टीचिंग का जनवरी में और टीचिंग वाले का मार्च तक लगभग आपका क्या है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। सेम प्रोसेस आपका क्या आता है फिर ईएमआरएस में। ईएमआरएस में भी इस पर पूरी उम्मीद है कि ईएमआरएस भी आपका होगा और केवीएस, तीनों मतलब सेंट्रल के ये 3, बाकी और होने का है, लेकिन ये 3 मेन वैकेंसी आपका जो है वो टीचिंग फील्ड के लिए, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस। और 2 की तो 100% है कि आपका एक का तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, जुलाई में उम्मीद है कि ईएमआरएस का भी आ जाएगा। और केवीएस बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, जब भी आप केवीएस की वैकेंसी देखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, आपका सितंबर अक्टूबर में आता है, जनवरी फरवरी में उसका भी एग्जाम करा लिया जाता है। तो ये क्या होता है, तीनों लगभग एक जैसा तो होता है, लेकिन अब पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि एक ही होता है आपका, लेकिन हां एक साथ लेकर के हम तीनों को चल सकते हैं। तीनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बेस मान के, मतलब खाली एनसीईआरटी लगा लेंगे, खास करके मैथ्स की बात करें तो आपको भी पता है कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब थ्योरी ठीक है आपका, लेकिन एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को बेस्ड मान करके आपको फिर उसी हिसाब से और प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि मेरिट दिन रात, मतलब दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा। लास्ट ईयर ही क्या है, केवीएस का 141 मेरिट चला गया था आपका रिटर्न का, बाकी इंटरव्यू वगैरह तो खैर जाने दीजिए, अच्छा खासा चला गया था। तो ये, लेकिन जितना भी एग्जाम होता है, जैसे कि आप इसी का देखें, आप एनवीएस वाला जो आया 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आएगा, 30 सितंबर को परीक्षा हो जाएगी, ठीक। पिछली बार केवीएस का देखे थे, ईएमआरएस में थोड़ा डिले जरूर हुआ था क्योंकि ईएमआरएस में बीच में कोर्ट केस लग गया था, तब भी इतना जल्दी खींच गया था, तब भी जो अक्टूबर में होना था दिसंबर में वो करा ही लिया गया था वो। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको क्या है, प्लानिंग करके चलनी होगी। प्लानिंग आपको करके दोनों पेपर के लिए, खाली मैथ्स के लिए ही नहीं, मैथ्स तो आप एनसीईआरटी बेस बना करके उसको प्रैक्टिस आपको करना ही करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या, फर्स्ट पेपर जो होता है, बाकी जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस वाला पेपर, जिसे हिंदी इंग्लिश भी क्वालिफाइंग होता है, आपका जीके जीएस भी होता है, रीजनिंग भी होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी होता है, तो उन सबको दोनों को आपको साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये इसका सिलेबस, मजे की बात ये है कि इसका सिलेबस इतना बढ़िया कि ये तैयारी आपको जो स्टेट लेवल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तीनों क्या है, ट्रांसफरेबल जॉब है आपका, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोग थोड़ा सा बचने का उसमें प्रयास करते हैं कि नहीं हम अपने स्टेट में ही हैं, लेकिन अब स्टेट की दशा एक बिहार का छोड़ दिया जाए, जो बिहार भी क्या 15-20 साल बाद इधर जागा है सरकार, तो 3-4 वैकेंसी लगातार आपका ला रहा है, ठीक। अदरवाइज किसी भी स्टेट में देखते हैं तो चीजें डिले होती हैं। मैं किसी पार्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं, लगभग स्टेट की दशा वही होती है आपकी कि थोड़ा सा चीजें डिले होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में यह बेनिफिट होता है कि चीजें थोड़ी सी फास्ट होती हैं। तो ये प्रिपरेशन आपको स्टेट वाले पे, तो सबसे पहले तो जरूरी होता कहीं भी एक जॉब ले लें,
कहीं एक श्योरिटी तो हो जाए। एक बार देखते हैं ना कि कहीं भी एक बच्चा का जब सिलेक्शन होता है तो एक में सिलेक्शन नहीं होता, फिर दूसरे एग्जाम देता है, दूसरा भी हो जाता, तीसरा हो जाता, तीसरा भी हो जाता। जैसे मैं एक प्रवीण कुमार का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेटेस्ट चुकी है, उसका ईएमआरएस में भी हुआ था, केवीएस में भी हुआ था, बिहार वाले में भी हुआ था। बिहार 11 12 तो वो ज्वाइन कर लिए हैं, जल्दी वो आने वाले हैं, बिहार के ही हैं, उनसे मिलवाऊंगा भी आपको। केवीएस में इंटरव्यू में छट गए थे, बिहार में टीआरई 2 में फाइनल हो गया था जहां वो नौकरी कर रहे हैं। साथ ही साथ ईएमआरएस में भी हो गया है उनका, अब ईएमआरएस की अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। तो उनके पास ये है कि एक में जब सिलेक्शन हो जाता है तो मॉरल आपका इतना हाई हो जाता है कि आप दूसरा एग्जाम भी जब देते हैं तो कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से उसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, संभावना ज्यादा होती है आपकी। तो आप उसके लिए एनसीईआरटी पे थोड़ा सा फोकस करें। हाँ, अगर कहीं मदद की जरूरत है तो 96 28 95 92 37 पे कॉल कर सकते हैं। केवीएस तो लगभग पूरा एनसीईआरटी ही रहता है आपका। ईएमआरएस में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, एनवीएस में भी कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी आपको देखना होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें वही रहती है। मैक्सिमम पूरा 100% नहीं रहता है, मैक्सिमम चीजें आपकी वही रहती है। हाँ, सीटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, एज 40 साल ही होता है मैक्सिमम 40 ईयर्स है ना सर, मैक्सिमम 40 है, मतलब बाकी रिजर्वेशन वाला जो है वो तो है। महिलाओं के लिए बहुत जरूर 10 साल बढ़ जाता है, टीजीटी में 35 साल है, पीजीटी में 40 साल है। महिलाओं के लिए टीजीटी में 45 हो जाता है और पीजीटी में 50 हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, बहुत बड़ा मौका। सीटेट 2 होना चाहिए, 90 मार्क्स, 90 है ना, हाँ 90, अगर जनरल के हैं तो 90 चाहिए आपको, और ओबीसी है और 82.5 मतलब 82 मार्क्स, 82 आपका मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल वाला में क्वालिफाई अगर आपका लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टेट के हो तो आप भर सकते हैं। हाँ, स्टेट वाले की तुलना में पेमेंट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, पेमेंट भी थोड़ा सा ज्यादा ही है आपका। सुविधाएं बहुत, चूंकि सब क्या रेसिडेंशियल है, चाहे ईएमआरएस की बात ले लें या एनवीएस की, केवीएस तो नहीं है लेकिन ईएमआरएस और ये आपका क्या एनवीएस दोनों रेसिडेंशियल है, तो और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको पेमेंट के अलावा भी मिलती है। तो एक ठीक ठाक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा इसमें। बाकी आपको विस्तार से और अमरीश सर बताएंगे ही। तो साथियों नमस्कार। देखिए, फिर से मैं उसी बात पर आपको लेकर आ रहा हूं कि अगर आप साल भर में नौकरी चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ही कोर्स में और एक ही स्ट्रेटजी में तीनों कोर्स को पढ़ सकते हैं और एक साल में नौकरी ले सकते हैं। तो आप सबको सलाह यही है कि स्टेट के भरोसे तो रहिए, लेकिन सेंट्रल पर नौकरी लीजिए और एक बार पढ़िए और तीनों कोर्स को एक बार में समाप्त कर दीजिए और एक ही साल, सेम ईयर में ही, ठीक है। तो अब हमारे साथ हैं केमिस्ट्री के विद्वान और साइंस के एचओडी महेश सर, जो आपको बताएंगे कि आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको ध्यान में रखते हुए तीनों वैकेंसियों को एक साथ कैसे तैयार करें। केवीएस की भी वैकेंसी है, एनवीएस की भी है और इसके साथ साथ ईएमआरएस की भी है। जैसा हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि अब स्टेट को आप सेंट्रल के साथ तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम सेंट्रल और स्टेट दोनों को ध्यान में रखें और किस तरह से पढ़ाई करें। महेश। नमस्कार साथियों, देखिए जो पॉइंट है यहाँ पर 3 वैकेंसी की जो हम लोग बातें कर रहे हैं सेंट्रल की, क्योंकि सेंट्रल की बातें करना ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो टाइम पे अपना वैकेंसी निकालते हैं, टाइम पे एग्जाम करा देते हैं, टाइम पे नौकरियां मिल जाती हैं। स्टेट वाली तो कभी आउट के चक्कर में फंसती हैं, कभी इलेक्शन की डेट के चक्कर में फंसती हैं, कभी कुछ ही मनमर्जी के हिसाब से फंसती रहती हैं सरकार के हिसाब से, ठीक है। बट एनवीएस, केवीएस या ईएमआरएस की मान लीजिए लास्ट टाइम भर्ती आई, बहुत सही समय पे आई, बहुत सही एग्जाम उन्होंने कराया, कोर्ट का स्टे भी लगा था, फिर भी 1 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट करके इन्होंने एग्जाम करा के रिजल्ट निकाल दिया, डेट आ गई, लोग अपने अपने जाके जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं पेमेंट भी उठा रहे हैं। यही सेम केस लास्ट ईयर केवीएस एनवीएस का भी था। बहुत तेज अपना नोटिफिकेशन लाते हैं, बता देते हैं पहले से, 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम करा देते हैं वो, उसके बाद फिर तुरंत उनका रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है, राइट। अब मामला ये फंसता है सर कि साइंस में अगर आप अगर हम टीजीटी साइंस की बात करते हैं, अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि चाहे वैकेंसी एनवीएस की हो फॉर टीजीटी साइंस, चाहे वो केवीएस के लिए हो, चाहे वो आपका ईएमआरएस के लिए हो, अगर आप टीजीटी साइंस की टीचर बनना चाहते हो तो इन तीनों सेंट्रल वैकेंसी के लिए आपके पास
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायो के साथ होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जनरली। बाकी अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन बायो ग्रुप से आप होने चाहिए। मैथ ग्रुप वालों को थोड़ी सी समस्या यहाँ होती है। दूसरी चीज, जब आप ग्रेजुएशन बायो से किए हुए हो, फिर भी टीजीटी साइंस के पेपर में बायो के अलावा केमिस्ट्री तो आएगी, फिजिक्स भी पूछता है और तीनों में पूछता है। केवीएस में भी पूछता है, एनवीएस में भी पूछता है, ईएमआरएस में भी आता है, तीनों में इक्वली फिजिक्स भी आता है। जबकि आपने बायो ग्रुप से ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, क्योंकि आप साइंस की टीचर बनने जा रहे हो। और जनरली क्लास 9 और क्लास 10, 9th 10th को जो साइंस के टीचर होते हैं वो इस तरीके के बनाए जाते हैं कि मान लीजिए वो फिजिक्स भी पढ़ाने लायक हो, केमिस्ट्री भी पढ़ाने लायक हो, बायो भी पढ़ाने लायक हो, इस तरीके के बनाए जाते हैं। बस 9th 10th सेंट्रल में मैथ्स के टीचर स्पेशल अलग से होते हैं, साइंस के टीचर में वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरीके का इक्वली आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी भी क्लास को जाके अटेंड कर लो। क्लियर है? इसलिए आपको साइंस का टीचर बोला गया। इसलिए वो बोलता है कि स्पेशल सब्जेक्ट आपके बायो रहेंगे, क्योंकि मैथ को वो सेंट्रल वाले अलग से स्पेशल बना के रखा हुआ है। जब मैथ का टीचर ही अलग हो गया तो इसका मतलब अब बचा हुआ ग्रुप बायो है, जिसको साइंस में डाल दिया गया है। इसलिए ग्रेजुएशन अगर आपका बायो से होगा तब आप बेटर कर लोगे, जो अच्छा करना होगा, है ना। लेकिन समस्या वही है कि साइंस में फिजिक्स भी आता है, तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, फिजिक्स भी आते हैं, केमिस्ट्री भी आते हैं, बायो भी आते हैं। ये टीजीटी साइंस की बात है। तो अब समस्या बस फंसती है सबसे ज़्यादा फिजिक्स। तो अब बात वेटेज की है, क्योंकि इतना हाई परसेंटेज में मेरिट जाता नहीं है साइंस का कि 90% जा रहा है तो हमको इक्वली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी बायो केमिस्ट्री, आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होता है, कुछ अच्छे तरीके से तैयारी हुई होती है। फिजिक्स को लेकिन आपको अलग से जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल अगर आपने फिजिक्स छोड़ के रखा हुआ है और जो भी क्वेश्चन 9th 10th लेवल तक, टीजीटी साइंस लेवल तक आ रहे हैं, फिर भी आपको एक बार उठा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पुराने क्वेश्चंस की देखनी पड़ती हैं। बिना उसको देखे, बिना उसको किए बहुत ही समझ लीजिए पॉसिबिलिटी बनती नहीं कि आप सिलेक्शन के लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो अब तैयारी करने का तरीका क्या है? तो तैयारी का एक तरीका यह है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देके, 2 सब्जेक्ट बेहतरीन है आपके तो आपको वो अपने आप कम पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या कैप्चर होती हैं चीजें। जब आप पढ़ते हो तो अपने आप दिमाग में कैप्चर होती है, फिजिक्स नयापन लेके आएगा। क्योंकि जब लास्ट टाइम कभी आपने इंटर में पढ़ा होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, हो सकता है बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी टीजीटी साइंस के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो बहुत दूरियां बन जाती हैं फिजिक्स से। और ये दूरियां जितनी भी फिजिक्स में बनाओगे, आपको पता है साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स में जितनी दूरियां होती हैं, फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम हो गया तो फिर फोर्स कम होते ही फिर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसको करने के लिए, फोर्स मजबूत करने के लिए सब्जेक्ट से आपको फिर से फिजिक्स को उठा के कवर करना होता है। हालांकि टीचर जो मेरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है, बट फिर भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आता है संस्था के अंदर, क्वेरी आती है कि सर मेरा कॉम्बिनेशन ये था कि तो मैं तो सेंट्रल भर ही नहीं सकता, कि मैथ भरने के लिए मुझे 3 साल मैथ चाहिए, साइंस भरने के लिए मुझे फाइनल ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, यूपी के लिए, अदर स्टेट के लिए बायो चाहिए। लेकिन जिसने यूपी का होके फिजिक्स केमिस्ट्री से किया हुआ है, वो सिर्फ यूपी के अलावा बाहर का टीजीटी साइंस भर ही नहीं पाता, है ना। जिसने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, मैथ फाइनल ईयर में छोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री रखा, उसके पास ऑप्शन क्या बचा? यूपी टीजीटी साइंस बचा, एलटी साइंस बचा, DSSS टीजीटी साइंस। इसके अलावा ना वो बिहार में भर सकता है, ना एनवीएस में, ना केवीएस में, ना यूकेएलटी में, ना ईएमआरएस में। सेंट्रल की कोई वैकेंसी आती है तो फॉर्म भरना टीजीटी साइंस में नहीं भर पाएगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो आपका ग्रेजुएशन में पहले से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आगे तैयारी क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको सजग होने की बहुत ज़रूरत है। अब वो समय जा चुका है कि हमने ग्रेजुएशन आंख बंद करके ओपन यूनिवर्सिटी से कहीं से कर लिया और फिर टीचर की वैकेंसी आई और हमने भर दिया और थोड़ी सी मेहनत करके हम क्वालिफाई कर लिए। नहीं, अब ये भी तैयारी एक स्पेशल इफेक्ट की तरीके से हो रही है, एक स्पेशल प्रोविजन की तरह से चल रहा है कि टीचर की तैयारी वैसे आप नहीं कर सकते टीचर बनने के लिए, कि टाइम पास में चल रही हैं। अब आपको हर चीज के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर ही स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा कि अगर मुझे मैथ का टीचर बनना है तो मुझे क्या कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, अगर मुझे साइंस का टीचर बनना है वो भी किस जगह बनना है। अगर आप बायो लेते हो तो यूपी के होके आप सिर्फ बायो, टीजीटी बायो भर सकते हो। सेंट्रल की वैकेंसी की बात करें, साइंस भर नहीं सकते आप अगर मैथ से ले लिए तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्लियर होने चाहिए। एक बार कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाते हैं, एनवीएस की जैसे वैकेंसी की बात करें, अब पूरा कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया और हर साल जैसे हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का कैलेंडर जारी होता है ईयर टू ईयर, उसी तरीके से अब एनवीएस ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है, केवीएस भी अब जारी करेगा। हर एक जो भी संस्था है
वो सब अब कैलेंडर के हिसाब से ही चला करेंगे, हर ईयर अपना कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें एनवीएस ने पहला कदम उठाया टीचर वैकेंसी के अंदर और कैलेंडर जारी करके बता दिया कि 15 जुलाई तक हम नोटिफिकेशन दे देंगे, अगले दिन से फॉर्म फिलअप होने लग जाएगा, 1 महीने फॉर्म भरने की डेट दी जाएगी, 30 सितंबर को उन्होंने बोल दिया हम एग्जाम करा देंगे, अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा और नवंबर दिसंबर खत्म होते होते आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा जहां पे भी आप पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज कि तैयारी आपको सिर्फ एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की करने के लिए सब्जेक्ट काफ़ी नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ अलग से फर्स्ट पेपर नाम की चीज़ें होती हैं जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ा बहुत करंट रीजनिंग के बारे में, है ना, अभिरुचियों के बारे में, इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश भी कुछ जगह क्वालिफाइंग किया गया है, ईएमआरएस में 40% चाहिए इंडिविजुअल, केवीएस में 40% चाहिए हिंदी का इंडिविजुअल, इंग्लिश का 40% पास होना जरूरी है, तब जाके आप सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर पाओगे तो टीचर बन पाओगे। तो ये सारा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इंतजार में तो सब रहते हैं और बहुत दिल से रहते हैं कि चलिए इलेक्शन टाइम था और अभी भी उठा पटक चल रही है कि कौन सरकार बनेगी, बट फाइनली 8 तारीख को कंफर्म हो जाएगा, कोई ना कोई शपथ ले लेगा। उसके बाद जाहिर सी बात है जो रुके हुए प्रोसेस है 2.5-3 महीने से, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के हों चाहे सेंट्रल लेवल के हों, वो फास्ट गति से पकड़ेंगे और दिसंबर खत्म होने से पहले बहुत से ऐसे टीचर के एग्जाम होंगे जो कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं केवीएस है, DSSB होगा, उत्तर प्रदेश का पेपर हो जाएगा, बिहार के पेपर हो जाएंगे, उत्तराखंड के पेपर हो जाएंगे, सारे जितने भी टीचर्स के पेपर हैं। हो सकता है इस बीच में केवीएस की और ईएमआरएस की वैकेंसी भी आए और वो भी अपना पेपर कराएं। तो बहुत से अवसर आने वाले हैं, बट इन अवसरों में आपको कौन सा अवसर चुनना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हर एक पेपर की तैयारी कभी भी इस समय नहीं की जाती है कि हम इंतजार करके बैठ के तैयारी करें कि अब बच्चा हमारे पास 1 महीने या नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहें और फिर अब नोटिफिकेशन आने के 2 महीने बाद तो पेपर करा देगा। तो आपको लगता है कि जो बच्चा पहले से तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है वो आप 2 महीने तैयारी करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, भी इस कंपटीशन की जोन में, इतना कंपटीशन जहाँ बना हुआ है कि सीटें कुछ हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं पेपर देने वाले, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड पहले से होना पड़ेगा, उसके लिए सारी जानकारियां होनी पड़ेंगी। इसलिए हम कभी कभी आपको बीच बीच में आके संस्था द्वारा ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप अपने आप को तैयार कर लो, तैयार रख लो, आप बना लो अपना कॉम्बिनेशन, किस लेवल पे जाके तैयारी करनी है, फॉर्म आएगा को भर पाओगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं जब फॉर्म आ जाता है सर मेरा फॉर्म भर नहीं रहा है, हम पूछते हैं क्या कॉम्बिनेशन है, कहें सर ये कॉम्बिनेशन है, मुझे साइंस से भरना था, हम कहें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए आप पहले से सजग क्यों नहीं थे कि मेरा कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है। तो जो ये समय है कि अभी ये कन्फर्म है कि केवीएस का हमारे पास हो सकता है आने वाले समय में आएगा, लेकिन एनवीएस तो कंफर्म हो गया, 15 जुलाई 16 जुलाई तक नोटिफिकेशन आएगा, पेपर वो अपना कराएगा, हर कैलेंडर में ऐसे ही कराएगा। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए बेहतर तरीके से। साइंस में स्पेशली कॉम्बिनेशन फंसता है, हम बता दे रहे हैं। अदर जो भी आर्ट के सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वहां इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन का जी जंजाल नहीं है जितना ज्यादा साइंस में कॉम्बिनेशन का जी जंजाल है, क्योंकि बिहार स्टेट हो गया या कोई भी अदर स्टेट हो गया, सेंट्रल वैकेंसी हो गई, उत्तर प्रदेश हो गया, हर जगह इतना फैला हुआ कॉम्बिनेशन है कि आप हर जगह एलिजिबल ही नहीं हो पाते फॉर्म भरने के लिए। अब आप सोचिए जिसने बायो से किया होगा वो बायो से साइंस भरने के लिए बिहार में जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो साइंस नहीं भर सकता। उत्तर प्रदेश में टीजीटी बायोलॉजी की अलग सीटें हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, ठीक है। अब जिसने मैथ फिजिक्स अगर लिया हुआ है या कोई अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री ले लिया है, अब वो सेंट्रल की वैकेंसी में, जबकि उसने ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिया जिसमें 2 सब्जेक्ट साइंस स्पेशल है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर भी वो एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या सेंट्रल की वैकेंसी में साइंस नहीं भर सकता, टीजीटी साइंस, आपको बायो कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों पे हालांकि मैक्सिमम लोग को पता होता है, बट फिर भी सजग होने की बहुत जरूरत है। आने वाला समय उन बच्चों का होगा जो ऑलरेडी अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके चलेंगे कि मेरा ग्रेजुएशन किस लेवल पे चल रहा है और मुझे आगे क्या करना है। रही बात पीजीटी की, तो पीजीटी अपने सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करता है कि आप पीजीटी मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, बायोलॉजी से हैं, हिंदी से हैं, संस्कृत से, इतिहास से, राजनीति शास्त्र से, भूगोल से हैं, गृह विज्ञान से, या जिससे भी हैं, उन सब की वैकेंसी जाएंगी। वो तो स्पेशल होता है कि आपने मान लीजिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से कुछ लोग ऑप्शन देते हैं किया हुआ है, तो आसानी से पीजीटी भर सकते हैं। रही बात बीएड अपियरिंग की, कुछ जगह बीएड अपियरिंग करता है, कुछ नहीं मांग रहा होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अपनी बातों को ही विराम देंगे, लेकिन याद रखिएगा जो भी स्पेशल साइंस के स्टूडेंट हैं
वो जरूर एक बार सजग हो जाए और अपना कॉम्बिनेशन चेक कर लें कि वो कहाँ के लिए एलिजिबल है, और उसी एग्जाम को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसी लेवल पे जाके तैयारी करना शुरू करें। अपने आप को इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रखें कि यहाँ का फॉर्म का इंतजार कर लें, वहां का फॉर्म का इंतजार कर लें, और जब फॉर्म आया तो पता चला आप एलिजिबल ही नहीं हो। क्लियर है? सेंट्रल के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं ये। चलिए फिर अपनी बातों को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद महेश सर। साथियों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें सीटेट में कितना नंबर लाना होगा, तो सीटेट आप क्वालिफाई हो। सेंट्रल में आप मार्कशीट लगाते समय बिहार जैसा झंझट नहीं है कि उसमें नंबर देखे जाएंगे, आप पास होने चाहिए। सीटेट की मार्कशीट में अगर आपके पास लिखा है पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसीज में उम्र जो है वो 32 ईयर है और कुछ में 35 है, और उम्र में अतिरिक्त छूट भी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर एज का भी बहुत बड़ा वो नहीं है। तो आप सब अपनी उम्र को बढ़ाइए नहीं, सेंट्रल के एग्जाम को टारगेट करिए, टीचर्स एकेडमी से जुड़िए और व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर नोट करिए 9628 95 92 37। इसी नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप, और एक साथ 3-3 बैचेज आप पढ़ सकते हैं। यानी एनवीएस की तैयारी भी उसी बैच से, केवीएस की भी तैयारी उसी बैच से, और ईएमआरएस की भी तैयारी उसी बैच से कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके। और जीएस पेपर 1 और अपना सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चयन पूरे भारत में टीजीटी पीजीटी टीचिंग जैसी वैकेंसियों में सबसे ज्यादा चयन टीचर्स एकेडमी देती है, और आप सब समाचार पत्रों के माध्यम से ये देखते भी रहते होंगे। और बहुत सारे इंटरव्यू भी हमने करवाए हैं, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।